बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है प्रोबेबिलिटी। पहले तो हम जाएंगे सैम्पलिंग टाइप्स पे। तो हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे किसी भी रिसर्च में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है वो ये होता है कि पॉपुलेशन को आपने पॉपुलेशन और सैंपल की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो पॉपुलेशन पे था कि पॉपुलेशन क्या होती है, और आप उसमें फोर्थ स्टेप पे अगर आपने उसको सुना है तो देखें जाके कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है। सैम्पलिंग यूनिट से अब हम आ रहे हैं सैम्पलिंग पे। तो सैम्पलिंग बुनियादी तौर पे है क्या? इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ population and considering it to be representative। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं सोशल साइंसेज के अंदर, तो पर्टिकुलरली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी स्कैटर्ड होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है। अब रिसर्चर के पास ना तो इतना टाइम होता है ना इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो जो है वो अ, तमाम लोगों तक अप्रोच करे। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो सैम्पलिंग यूज़ करता है कि वो सैम्पलिंग जो वो ये कंसिडर करता है, अज्यूम करता है कि मेरे तमाम पॉपुलेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है इन लोगों में से हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम होम एक्चुअली डाटा विल बी कलेक्टेड फॉर द स्टडी। तो सैम्पलिंग से मुराद है वो इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में से जो जिनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है अपनी स्टडी के लिए। इट इज़ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल टू मेक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। इट इज़ आल्सो मेक एस्टिमेशन ऑफ होल पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिकली जब हम इन्फर करते हैं रिजल्ट्स को, तो इनके डाटा, इनके कलेक्टेड डाटा से हम स्टैटिस्टिकली जो है वो चीज़ों को इन्फर भी करते हैं, और सारी पॉपुलेशन का हम एक एस्टिमेशन देते हैं कि फ्यूचर ये पॉपुलेशन जो है ये क्या होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट्स को हम जर्नलाइज करते हैं कि सारी पॉपुलेशन यही सोच रही है, यही कर रही है। इट इज़ डिफाइंड एज a smaller set of data that a researcher chooses from larger population by using predetermined selection method। तो अब इस सैम्पलिंग के लिए हम कोई सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स मेथड हैं, उनमें जिसकी मेजर हैं टू टाइप्स हैं। इनमें एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये डायग्राम आपके सामने, इसकी फर्दर फोर टाइप्स हैं। रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम व्हेन एवरीबॉडी, इसकी अगर हम एक जनरल डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं सिंपल रैंडम की कि व्हेन एवरीबॉडी, every individual of the population has an equal chance of being selected, that is called random sampling। In this type of sampling, every individual of the population has an exactly equal chance of selection। It involves randomization, which helps to ensure high internal validity and is the best method to reduce the impact of potential confounding variable। और इसके ज़रिए जो confounding variable है उसके इफेक्ट को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। It is useful in large sample size and represent the characteristics of large population। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उसके लिए अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे तो दैट वुड बी मच मोर यूजफुल। और इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो लॉटरी मेथड का इस्तेमाल होता है, लॉटरी मेथड या टॉस मेथड या फिश बाउल मेथड भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे सिंपली अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो हम कहते हैं कि जी पर्चियाँ डालना, कि टॉस के ज़रिए हम चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा सिंपल रैंडम नंबर है। अगर आपने एलआरबी की बुक पढ़ी है तो उसमें एक टेबल नंबर दिया होता है, रैंडम टेबल नंबर। तो वहाँ से जाके भी आप अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल मार्क कर सकते हैं। तो इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन के हर मेंबर की लिस्ट आपके पास मौजूद हो। और फिर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं
तो कैन ईच एवरी मेंबर इफ ही इज सिलेक्टेड, कि अगर आपने किसी बंदे को सिलेक्ट कर लिया, इधर वो किस एरिया में भी है, वो आपके किसी भी मेथड के जरिए आपका पार्ट बन गया है, तो फिर आपने उस तक अप्रोच ज़रूर करना है। और उसके बाद हैविंग टाइम और रिसोर्सेज टू कलेक्ट डाटा, तो इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो रिसर्चर के पास टाइम और रिसोर्सेज दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। It is type of probability sampling in which sample individuals are selected from largest population according to random starting point but with fixed intervals। तो इसमें क्या होता है कि ये नीचे में एक टेबल बनाया है मैंने, ये एक आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ फिगर्स लिखे हैं 1 to 100 तक। तो 1 to 100 क्या है कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन टोटल 100 लोगों की है, तो हमने फिक्स्ड कर दिए हैं नंबर कि 10% हमने लेना है, तो हर 10वां बंदा जो है दैट वुड बी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। हमने इन 100 नंबर को, यानी हमारे पास क्लास है 100 की, तो हमने रोल नंबर के हिसाब से जो 10 रोल नंबर है उसको ले लिया, जो 20 रोल नंबर है, 30 रोल नंबर है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो अब ये एक रैंडम सिलेक्शन है कि हमने रोल नंबर के हिसाब से, जो रोल नंबर थे हमने उसमें एज ए रिसर्चर कोई जो है वो रोल प्ले नहीं किया, लेकिन उसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने ये फिक्स किया था कि हमने 10% लेना है, तो हमने हर 10वां बंदा ले लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जितनी भी बड़ी पॉपुलेशन होगी उसके लिए ये बड़ा मुफीद तरीका है सैम्पलिंग का। आगे वो कहता है कि इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लाइक अदर टारगेट पॉपुलेशन मस्ट बी सिलेक्टेड प्रायर टू सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट। ये तो बड़ी ज़रूरी बात है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो, कोई भी सैम्पलिंग हो, तो हमें सैम्पलिंग प्रोसीजर को या प्रोसीजर और जो आपके सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको आपने पहले सेलेक्ट करना है। फिर इसकी लिमिटेशन क्या है, हाउ द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बी ऑर्गेनाइज्ड। तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन लाखों में है तो आपने कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। विदाउट नोइंग द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन इट डज नॉट वर्क वेल। तो फिर हमारे पास कोई उन पार्टिसिपेंट के फिक्स नंबर भी नहीं होते। ये तो मैंने जो आपको नंबर पिछले स्लाइड में दिए हैं, ये तो मैंने एक रैंडमली एक क्लास के रोल नंबर लिए कि 1 से 100 तक हमारे पास। अब हमें पता है कि 1 से 100 तक ये एक स्टूडेंट है, तो इनमें से अगर हम 5% लेना चाहते हैं, 10% लेना चाहते हैं, तो हम फिक्स नंबर पे 5 पे चले जाएंगे, 10 पे चले जाएंगे। लेकिन जो लार्जर पॉपुलेशन होती है उसमें ये हमारे लिए मसला होता है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन हैं एज ए सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो ये रिसर्चर के माइंड में होती हैं जब वो रिसर्च करता है। फिर उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। रिसर्चर जो है वो ग्रुप्स को बहुत सारे ग्रुप्स बना देता है। जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है तो उसके ग्रुप्स बना देता है, मल्टीपल ग्रुप्स बन जाते हैं। देन सेलेक्ट द रैंडम ग्रुप थ्रू सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक रैंडम टेक्निक फॉर डाटा कलेक्शन। तो उसमें फिर क्या करता है कि रैंडमली जो है वो उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करता है, और फिर इन ग्रुप्स को जब सिलेक्ट कर लिया जाता है तो फिर उन ग्रुप्स के हर मेंबर तक उसका जाना ज़रूरी होता है। इट इज़ सैम्पलिंग मेथड वेयर रिसर्चर क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर करेक्टरिस्टिक। जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन ग्रुप्स की। इसकी मैं ऐसे मिसाल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल हमने 9th क्लास डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के जितने भी स्कूल हैं उनकी 9th क्लास ली। तो सबसे पहले तो हमारे ज़हन में ये होना चाहिए, करैक्टरिस्टिक तो ये हो गई कि 9th क्लास के बच्चों की एज तकरीबन बराबर होती है। दूसरे नंबर पे हम देखें कि उकाड़ा में जो है वो मेल स्कूल हैं तो उनकी करैक्टरिस्टिक सेम होगी, फीमेल हैं तो उनकी करैक्टरिस्टिक जो हैं वो भी सेम हो सकती हैं। तीसरा उनका सोशल स्टेटस भी हो सकता है। तो इस तरह ये कुछ सर्टन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि सेम होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर द क्लस्टर ग्रुप्स। उससे आगे इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उन स्टेजेस में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे पहले तो आपने लार्जर पॉपुलेशन से क्लस्टर बनाने हैं। फिर दूसरी स्टेज पे उन क्लस्टर की करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। फिर उन करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। इट इज़ यूज आगे चल के वो कहते हैं कि इट इज़ यूज इन ब्रॉडर जियोग्राफिकल एरिया वेयर द रिसर्चर कैन नॉट कलेक्ट डाटा। तो जहाँ बहुत बड़ा ब्रॉडर एरिया होता है
हमारा ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? कंज्यूम लेस टाइम, क्योंकि आपने अ, एक सेक्शन ले लिया, एक क्लस्टर ले लिया, तो टाइम बहुत कम लगता है। और उसके बाद है कि कॉस्ट कन्वीनियंट एक्सेस, तो रिसर्चर की एक्सेस जो है वो कन्वीनियंट हो जाती है। उसे पता है कि यहाँ पे एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल के एक ग्रुप पुकाड़ा से ले लिया, एक ग्रुप आपने रिनाला से ले लिया, तो उसे पता है कि सर्टन सर्टन पर्टिकुलर एरिया में एक ग्रुप है, वहाँ पे हम जाके ले लेंगे। फिर डाटा एक्यूरेसी होती है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Stratified random sampling is a method of sampling that involves the division of population into smaller subgroups known as strata. तो उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसमें फर्क क्या है कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग थी, जहाँ पे आप बात समझ लें, वहाँ पे हमारे जो ग्रुप्स थे उनकी करेक्टरिस्टिक सेम थी। यहाँ पे ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेम नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती हैं। वहाँ वो होमोजीनियस थी, यहाँ पे हेट्रोजीनियस है। It is type of probability sampling through which an organization can branch out the heterogeneous population into multiple non-overlapping homogeneous group. अब जब आपने ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, स्ट्रेटा बनानी है, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस होंगी। पॉपुलेशन जिसमें से आपने लिया है उसकी करेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। एंड रैंडमली चूज फाइनल मेंबर्स फ्रॉम द वेरियस स्ट्रेटा फॉर रिसर्च विच रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। और उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें से आप रैंडमली मेंबर्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। In this approach, stratum sample size is directly proportional to the population size of the entire population of the strata. इसमें आगे मैंने एक टेबल बनाया, वहां से आपको समझ आ जाएगी कि पॉपुलेशन साइज, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 स्ट्रेटा बने हुए हैं, स्ट्रेटा ए, बी, सी और डी। और हमने ये डिसाइड किया, फिक्स कर दिया कि हमने 50% जो है वो सैंपल लेना है इस पॉपुलेशन से। तो ग्रुप ए के पास गए तो वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 500 थी, तो 50 लिया तो हमारे पास 250 सैंपल साइज आ गया। बी में से आपने, हमारे पास 1000 था तो वहाँ से 50% लिया तो हमारे पास 500 आ गया। और उसके बाद सी 1500 था, वहाँ से 50% लिया तो 750 आ गया। और डी जो है वहाँ 2000 था, वहाँ से 50% लिया तो हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 1000 आ गया। तो इस तरह एक डिवाइड कर दिया प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में कि जितनी आबादी थी उतना डाटा हमारे पास आ गया। फिर आ जाती है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग ईच स्ट्रैटम विल हैव डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रैक्शन। तो इसमें जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन मीन हिस्सा या उसका जो पार्ट है वो डिफरेंट होता है। द सक्सेस ऑफ दिस सैम्पलिंग मेथड डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर प्रिसीजन एंड फ्रैक्शन, यानी आपने किस एक्यूरेसी से उस प्रिसीजन को एलोकेट किया है। यानी जो सैम्पलिंग साइज है, आपका पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आपने किस रेशियो से जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट की हैं। इसके नीचे भी एक टेबल बना हुआ है, और वो टेबल क्या है कि 500 का, अगर आपने 500 का हमने 50% ले लिया तो हमारे पास 250 आ गया। 1000 का हमने फिक्स किया कि हमने 1/3 लेना है तो 333 आ गया। और उसके बाद 1500 है तो उसका हमने 1/4 लिया तो 375 आ गया। और 2000 का हम 1/5 लेते हैं तो 400। अब आप पिछले टेबल में देखें, जहाँ पे हमने क्लस्टर सैम्पलिंग था तो हमने हर एक की जो प्रपोर्शनेट थी वो सेम थी, मीन 50% थी। यहाँ पे हमने डिसप्रपोर्शनेट कर दिया। जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ता गया, हमने उसकी प्रोपोर्शनेट को भी इन्हांस कर दिया या डिक्रीज कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। अब इसका एक डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से लिया है, क्वेश्चन प्रो उस सोर्स का नाम है। तो वहां से वो कहते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के 8 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है डिफाइन द टारगेट, नंबर 2 है रिकॉग्नाइज द स्ट्रैटिफिकेशन वेरिएबल, नंबर 3 क्रिएट अ सैंपल, number 4 evaluate the sample, number 5 define elements per stratum, number 6 assign a number of each element, number 7 size each stratum, number 8 selection random elements। तो ये 8 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में अप्रोच करना होता है।
डिफाइन द टारगेट, सबसे पहले तो आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करें, फिर आपने स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल देखें कि हमने किस बुनियाद पे उनके स्ट्रेटा बनाने हैं। जब हमने उस वेरिएबल को जो है वो मार्क कर लिया, तो फिर हमने सैंपल क्रिएट करना है और वो सैंपल हमारा कितना बन रहा है। फिर उस प्रोसीजर को जो आपने सैंपल क्रिएट किया उसको एवेलुएट करें। फिर आप पर स्ट्रैटम अपने एलिमेंट जो हैं उनको डिफाइन करें, फिर उन हर एक को आप नंबर दें, रैंडम नंबर आपने देने हैं। फिर आपने साइज ईच स्ट्रैटम, हर एक स्ट्रैटम का आपने साइज भी है वो मार्क करना है, और फिर उनके रैंडम एलिमेंट जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो बात ये है कि इसमें सारी रैंडमाइजेशन होती है, और दूसरा ये है कि 8 स्टेप्स को आपने क्वालिफाई करना होता है, तो तब आपकी रैंडम सिलेक्शन होती है, सर्टिफाइड रैंडम आती है। इसमें सुरभि ने 222 में एक और डायग्राम बनाया, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो एक डायग्राम है जिसमें क्लस्टर सैम्पलिंग है और लेफ्ट साइड पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने एक ही पॉपुलेशन के, मीन के हमने 9th क्लास ली थी और सारी की सारी क्लास को हमने ले लिया, राइट। उनकी एज, उनकी जो थी वो मेल थे, फीमेल थे, ये सारी चीज़ें हमने प्री डिटर्मन की थी और उसके मुताबिक सारे का सारा सैंपल हमने ले लिया। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट साइड पे आप जाएं तो आपने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है कि ग्रुप में से आप होमोजीनियस लोग ले रहे हैं। आप देखें कि उस एक ग्रुप है और उसमें टोटल 12 बंदे हैं, और उनमें जो होमोजीनियस करैक्टरिस्टिक्स वाले हैं वो 2 हैं तो हमने 2 ले लिए, दूसरे में 3 है तो हमने 3 ले लिए। डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम होमोजीनियस, ये पॉपुलेशन जो थी ये हेट्रोजीनियस थी, बट हमने जो सिलेक्शन की वो होमोजीनियस थी। तो इस तरह मेरा ख्याल है आपको लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।